स्टूडेंट एक या सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया, जिसमें वक्रता, त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष के बारे में जानकारी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो देखिए, मुख्य फोकस में लिखने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। कह रहा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, ये हमने बना लिया। कौन सा दर्पण है ये? देखने से स्पष्ट है कि आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दबा हुआ भाग परावर्तक भाग होता है। ये मुख्य अक्ष खींच लिया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। यही चीज अगर हम लोग उत्तल दर्पण में बनाते हैं, ये मुख्य अक्ष खींच लिया। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएंगी। मिल तो नहीं रही, लेकिन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर दर्पण के मुख्य अक्ष पर मिलती है, इसको बोलते हैं ध्रुव। अब देखिए, यहां पर हम लोग को दिख गया मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, यहां पर सी है, पीसी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। या मिलती हुई प्रतीत होती है, इधर से यहाँ इधर चली गई, यहाँ परावर्तित किरण इधर जा रही, इसको परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलती है, इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाते तो बिंदु F पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। हो गया? अब देखिए, इसी में देख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें फोकस तल। फोकल प्लेन, फोकल तल का मतलब हो गया फोकल प्लेन। देखिए, मुख्य अक्ष पर एक मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर अभिलंबित रखा गया प्लेन फोकल प्लेन कहलाता है।
मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर अभिलंबवत रखा गया समतल फोकल तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल का मतलब क्या है? देखिए, सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती हैं। कुछ किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्लेन रख देते हैं। एक ऐसे प्लेन रख देंगे तो जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी वो किरणें क्या होंगी? फोकल तल पर मिलेगी। यहाँ पर ना मिल करके कहीं यहाँ पर मिल सकती है या नीचे मिल सकती है। तो फोकल प्लेन इसलिए यूज किया जाता है। मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर अभिलंबित रखा गया समतल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल के बाद हम लोग पढ़ लें फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, कहाँ की? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या? PF फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? PF। PF क्या है? फोकस दूरी। देखिए, हम लोग PF को स्मॉल f से दर्शाते हैं। PF को स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो चलिए देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे शुरू करें। चलिए, ये तो आ गया होगा, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बड़े आसानी से आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रकाश, इस भाग में पूरा प्रकाश हम लोग पूरा लाइट क्लियर करेंगे। एक भी टॉपिक छूटा नहीं रहेगा, जिससे कोई भी कंपटीशन हो या क्लास 10th या 12th का एग्जाम हो बोर्ड का, पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग को करना है, क्या करने जा रहे हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? F से। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मीन्स R में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध हम लोग को ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो दर्पण है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में करेंगे। प्रूफ अवतल दर्पण के लिए करते हैं, इसके बाद फिर उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ध्यान समझिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ये अवतल दर्पण हो गया। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अभी बताया गया, कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, या कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होकर जाती है। ये C है वक्रता केंद्र। यहाँ से हमने क्या कर दिया? विलंबवत कीजिए, डॉटेड कर दीजिए थोड़ा सा। ये हो गया, नामकरण कर दे, A B C हो चुका है। ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये दर्पण का तल है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तक तल है। जैसे ही किरण यहाँ पर टकराती है तो ये वाला कोण क्या बनेगा? आपतन कोण, जिसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला कोण क्या बनेगा?
परावर्तन कोण। तो यही चीज हम लोग थोड़ा सा लिख लें। देखिए क्या लिखा है, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल सी बी एफ। क्यों इसका बराबर है, आई इक्वल टू आर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से एंगल ए बी सी और सी बी एफ क्या है, इक्वल है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि अभी भी कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होकर जाती है। तो जब दो रेखाएं समांतर है तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर, मतलब एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। यहाँ लिख दीजिए कौन सा कोण है, एकांतर कोण। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए बी सी एंगल सी बी एफ इक्वल है, एंगल ए बी सी एंगल बी सी एफ इक्वल है, तो एंगल सी बी एफ दिस इक्वल टू एंगल बी सी एफ इक्वल हो गया। अतः एंगल ले लें, ट्रायंगल बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस प्रकार कह सकते हैं या लिख सकते हैं, सीधे सीधे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू एफ बी। इस एंगल के सामने का साइड ये वाला, इस एंगल के सामने की साइड ये, सी एफ इक्वल टू एफ बी। अब कुछ कंडीशन लगा दें, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो द्वारक छोटा होगा तो क्या होगा, द्वारक छोटा होगा मतलब जो इतना झुका हुआ है वो क्या हो, कम झुका होगा। तो ये वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। तो एफ बी इक्वल टू एफ पी, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट सेकेंड तो हो गया, इसको थर्ड ले लेते हैं। थर्ड हो गया ये 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, सी एफ एफ बी के बराबर है, एफ बी एफ पी के बराबर है, तो लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू एफ पी। सी एफ इक्वल टू एफ पी, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमको लिखना है पी सी। पी सी इक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी। देखिए यहाँ पर हम सी एफ को लिख सकते हैं एफ सी, पी एफ पी को लिख सकते हैं पी एफ। इसको ले लीजिए 5। पी सी इक्वल टू पी एफ रहने दीजिए, और एफ सी को लिख सकते हैं पी एफ। पी सी इक्वल टू पी एफ 2pf, नीचे दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, दिख रहा है तो फिर देखते हैं आगे। या इधर देख लें, पी सी इक्वल टू 2pf यहाँ पर आ चुका है, तो pf इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन 2। pf क्या है, फोकस दूरी pf इक्वल टू आपका f। वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या है, pc इक्वल टू r। तो pf लिखा है f और pc क्या है r/2। ये f बराबर r/2 या r इक्वल टू 2f, ये हमें प्रूव करना था। ये अवतल दर्पण के लिए हम प्रूव कर लिए।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण के लिए प्रूव करेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद सेकेंड अगले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण का करेंगे। सेम यही आएगा, उत्तल दर्पण में भी बराबर r/2 आएगा या r = 2f निकालेंगे। दोनों दर्पणों के लिए निकालने पर सेम आता है। प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके।